हाय गाइस, माय नेम इज गौरव सेजवाल एंड वाचिंग मी फ्रॉम न्यूजीलैंड वेलिंगटन। तो आज की जो वीडियो शूट हो रही है ये हम आउटडोर शूट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। एक बार थोड़ा सा व्यू दिखाओ। तो भाई हम बाहर आए थे तो मुझे लगा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर देते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए जो अभी नर्सिंग स्टार्ट करेंगे या फिर जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं। और इसी वीडियो में मैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगा जो अभी नर्सिंग कंप्लीट करके हॉस्पिटल में अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में लाई करते हो और आपको अगर बाहर जाना है, ये वीडियो न्यूजीलैंड में शूट कर रहे हैं बट आई एम आल्सो रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है या फिर न्यूजीलैंड के बारे में जानना है और किसी भी कंट्री के बारे में बात करता हूं, तो आज के दिन 2025 में क्या पाथवे होगा और क्या रोड मैप आप फॉलो कर सकते हो उस कंट्री में जॉब लेने के लिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्किप मत करना, बाकी ये व्यू आपको बोर होने नहीं देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जो भी नर्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो भी नर्सिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो भाई अभी कॉलेज में जो भी पढ़ाई हो रही है ना, उसको ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको टॉप लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक है, बाहर आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं क्लास में वो वाला बच्चा था, हमेशा सोता रहता था, लेकिन टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स आ जाते थे। मतलब जो 70-75% वाले बच्चे हैं ना, उनमें से था मैं। वो क्लास के जो 100% वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, वो अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वहीं पे काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो बहुत इंटेलिजेंट होगा वही बाहर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चाहे कितने ही फुद्दू कॉलेज में पढ़ रहे हो, मुझे पता है हर नर्सिंग कॉलेज का यही हाल है। चाहे गवर्नमेंट में पढ़ लो चाहे प्राइवेट में पढ़ लो, सबको ये लगता है कि हमारा कॉलेज सबसे ज्यादा फुद्दू है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यही है। नर्सिंग का ये बेसिक फंडा है, लेकिन ऐसा तुम्हें अकेले को नहीं लग रहा। जब मैं नर्सिंग कर रहा था तो मेरे को भी यही सब लगता था। बट बात ये है कि अभी वहाँ पे है ना, तुम कोशिश करो कि क्लास में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, मेडिकल सर्जिकल के, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए तुम्हें। कॉलेज में मौज मस्ती का टाइम है, मौज मस्ती भी करो, जस्ट हैव सम फन। बट बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना, 3rd ईयर तक फन करो। लास्ट ईयर जब आएगा, लास्ट ईयर में बिल्कुल सीरियस हो जाना। लास्ट ईयर में सीरियस होके और फिर उस टाइम पे तुम लोगों को क्या करना है, अगर तुम लोगों को बाहर आना है तो यू नीड टू क्लियर द ओईटी एग्जाम। तो लास्ट ईयर में तुम लोगों को क्या करना है, लास्ट ईयर में भाई स्टार्ट करो अपनी ओईटी की प्रिपरेशन। ओईटी की प्रिपरेशन जब तुम करोगे, अब तुम्हारे मन में आएगा कि हम ऑफलाइन कोचिंग ले या फिर हम ऑनलाइन कोचिंग ले। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, जहां तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, मेरा लेवल वहां पे मैच होता है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मेरे लिए ऑनलाइन बेस्ट रहेगा, जहां पे तुम्हारा मन करे ना, तुम वहां पे कर सकते हो। तो भाई अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अच्छा व्यू था। तो मेरी कोशिश रहती है कि वीडियोस के थ्रू आप लोगों को न्यूजीलैंड के अलग अलग नज़ारे भी दिखाता रहूँ। तो भाई ओईटी के लिए जो मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है, यूके में जो भाई हैं, मधु भाई है और संदीप भाई हैं, तो वो दोनों के दोनों ही अपनी ओईटी की कोचिंग देते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो। वही अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हो कि मैंने कहाँ से कोचिंग ली, तो भाई मेरी जो कोचिंग मैंने ली थी वो थ्राइव ओईटी अकेडमी से ली थी, आशीष सर से। और यू कैन कॉन्टैक्ट इन तीनों में से आप किसी के साथ भी कोचिंग ले सकते हो जहां आपको अच्छा लगता है। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो जहां से मैंने ली, मैं आपको वो बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है कि ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है, लेकिन गलत ट्यूटर के पास मत जाना, क्योंकि यू लैंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, और पैसा तो वेस्ट होगा ही। तो गलत ट्यूटर को मत चूज करना, क्योंकि ट्यूटर अगर अच्छा होगा तो द हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल पास दिस एग्जाम विद इन 1 or 2 months। इससे ज़्यादा इसमें कुछ खेल भी नहीं है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी नर्सिंग कंप्लीट हो गई, फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर में ओईटी की कोचिंग ली, और ओईटी की कोचिंग लेने के बाद आपने जैसे ही नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेट अवे ज्वाइन द हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद की जो कहानी आती है वो मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेरे ग्रेजुएट जो भाई हैं, अब उनके लिए शुरू होता है प्रोग्राम, क्योंकि अब आप भी उसी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो जो ग्रेजुएट है उनको क्या करना है, अब ओईटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, इधर हॉस्पिटल की जॉब भी कर रहे हो, और दोनों चीजें मैनेजेबल हैं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नर्सरी से लेके अभी तक तुम सारी सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ते आए हो, तुमने नर्सिंग भी इंग्लिश में ही करी है। तो आपको अभी क्या करना है, जो आपको कंट्री जो चूज करनी है ना, उसकी सर्च स्टार्ट करनी है। तो भाई ऐसा नहीं है कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, आइदर यू गाइस कैन गो टू मिडल ईस्ट, जहाँ पे आपके पास दुबई, अबू धाबी, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी
आपके लिए ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया में 450 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी है। उसके बाद आप माल्टा वगैरह चूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें फ्रेशर्स को लेते हैं, और 1 साल का जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो न्यूजीलैंड इज आल्सो एन ऑप्शन। ऐसी बात नहीं है कि आप सपोज करो तुमने फाइनल ईयर में ओईटी की प्रिपरेशन कर ली, वो ओईटी का जो रिजल्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। ये 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी सारी की सारी कंट्रीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा मीट होता रहेगा। तुमने बेशक फाइनल ईयर में एग्जाम दे हो, तुम फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुमने अभी ग्रेजुएशन की है तो जैसे कि मैंने बताया तुमने कंट्री चूज कर ली, तो न्यूजीलैंड तो फिर भी तुम्हारी झोली में आ ही रहा है, ये ब्यूटी भी आ रही है और न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन भी तुम्हारी झोली में आ रहा है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अब जो तीसरी जो कैटेगरी है, ये मेरे वो वाले भाई हैं जो नर्सिंग करके बैठे हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया, और अब ये परेशान है कि भाई यहाँ पे जो हम जॉब कर रहे थे या फिर अभी तक जो हमने किया उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो अब क्या करें। तो भाई इनके लिए क्या ऑप्शन है, पहले तो इनको ये सोचना पड़ेगा अभी जो आराम की जो जिंदगी जी रहे थे ना, उस आराम की जिंदगी से थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ेगा। तो जो सर्काडियन जो तुम्हारी आइडियल स्टेट है ना, वो डिस्टर्ब होती है यहाँ पे। अब हम किसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देते हैं ना, फिर हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, भाई सारा काम भी आ गया, कोई हेडेक भी नहीं लगती, और फिर हम उस रिदम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन भाई उस 30, 35, 40, 50 हज़ार की नौकरी में 50 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, ठीक है, मैक्सिमम 40, 35, 40 तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा 5-10 साल का एक्सपीरियंस है ना, इतना ही देते हैं भाई, इससे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं रहा। बाकी तुम्हें मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। रियलिटी तो यही है कि 35-40 हज़ार रुपये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर कोई दे रहा है ना, किसी के पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है तो उसको मिल रहे हैं, या फिर कोई हाईएस्ट पोजीशन पे है लाइक एएनएस और सीएनएस। और तुम देख एएनएस और सीएनएस और एनएस बनने के लिए भी उन लोगों ने कितने कितने साल कमाए है ना, और तुम्हारे पास है इतने साल कमाने के